हेलो दोस्तों। जैसा कि हम सब लोग केशवानंद भारती केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आज उसी क्रम में ये मैं दूसरा लेक्चर केशवानंद भारती केस से जुड़े लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे 24th अमेंडमेंट और गोलकनाथ केसेस को लेकर। आप जब केशवानंद भारती का जजमेंट पढ़ेंगे, पहला ही पैराग्राफ, तो उसमें दिया हुआ है कि 24th, 25th और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया गया था उस केसेस में। तो इसीलिए हम इस चीज़ को समझने के लिए आखिर क्या था उस अमेंडमेंट में, इसी को समझने के लिए आज हम 24th अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन 24th अमेंडमेंट एक्ट को समझने से पहले हमें गोलकनाथ केसेस को समझना पड़ेगा। रीज़न ये कि गोलकनाथ केसेस में जो प्रॉब्लम एराइज हुई थी, उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए पार्लियामेंट 24th अमेंडमेंट एक्ट लेके आया था। अब 24th अमेंडमेंट एक्ट और गोलकनाथ केस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोलकनाथ केस को लेकर कि गोलकनाथ केसेस में क्या था जिसकी वजह से 24th अमेंडमेंट लाना पड़ा पार्लियामेंट को। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश में जमींदारी प्रथा चल रही थी। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें थी और इस देश के लगभग बहुत ऐसे लोग थे जिसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी। तो उसको लेकर गवर्नमेंट ने एक सोशल जस्टिस को लेकर एक पहल किया और जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है उसको लाने की कोशिश की गई, ताकि जो ज़मीन किसी एक के पास बहुत सारा है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, तो उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन एक पैरेलल लेवल पे किया जा सके। इसको लेकर एक लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया जाता है पंजाब के अंदर। पंजाब गवर्नमेंट लेके आती है लैंड रिफॉर्म एक्ट। गोलकनाथ केसेस से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, बाकी स्टेट में भी है। मैं आपको बताऊं कि लैंड रिफॉर्म एक्ट में मैं थोड़ी पीछे की बात बताता हूँ कि लैंड रिफॉर्म एक्ट को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम एराइज हो रही थी। कई लोग ये बोल रहे थे कि प्रॉपर्टी हमारी है तो हम क्यों दें, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो हमारा संविधान सभा ने मिलकर, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था। इसी टॉपिक को लेकर, इसी राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से इतने सारे डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे थे लैंड रिफॉर्म को लेकर। एक तरफ जो प्रॉपर्टी था हमारा, वो हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, दूसरी तरफ लैंड रिफॉर्म एक्ट लाए जा रहे थे कि किसी बड़े जमींदारों से उसकी प्रॉपर्टी लेकर किसी गरीब लोगों में, या फिर गवर्नमेंट अपने पास देती थी, फिर वो अपने अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज करती थी। ये प्रॉब्लम थी। तो ये प्रॉब्लम पंजाब स्टेट में क्रिएट हुआ एक गोलकनाथ केस में जाके, कि गोलकनाथ और उनके एक भाई थे, दोनों भाई के पास में लगभग उनके पेरेंट्स के 500 एकड़ के आसपास जमीन थी। लेकिन जो पंजाब लैंड रिफॉर्म एक्ट आया, उसमें क्या किया गया, पंजाब गवर्नमेंट ने उन दोनों भाई को 30-30 एकड़ बराबर बराबर जमीन दे दिया उनके खुद की जमीन से, और बाकी जमीन गवर्नमेंट अपने अंदर में ले ली, जिसको लेकर गोलकनाथ केसेस का वहां से नींव पड़ा। और वो केसेस जाते जाते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। एक लैंड डिस्प्यूट का मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि चूंकि हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, और इसको लेकर एक हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन का, आज मैं इसका आपको रेफरेंस दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। लॉ के स्टूडेंट इस बुक से अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। आर्टिकल 13 आप देखेंगे तो आर्टिकल 13 में साफ कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे और अब्रीजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। कहने का ये मतलब है कि ये जो आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 है, वो ये कहता है, सबसे पहले आर्टिकल 13 में बता दूं कि लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 ये पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, भाग है हमारे संविधान में, उसको वो आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 ये कहता है कि इस भाग को यदि कोई भी लॉ कॉन्ट्रावेन करेगा तो वो वॉइड माना जाएगा। यानी कि फंडामेंटल राइट को कोई भी एक्ट, कोई भी दूसरा कानून यदि उस चीज को कॉन्ट्रावेन करता है तो वो एक्ट वॉइड हो जाएगा। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में ये कहा गया है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था और आज भी है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हुए, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हुआ ये कि इस बेसिस पे हमारा सुप्रीम कोर्ट जो लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया था पंजाब के अंदर में, और जिसमें गोलकनाथ के जमीन को गवर्नमेंट अपने अंदर ऑक्युपाई कर लिया था,
उसको उन्होंने वाइड डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने गोलकनाथ केसेस में कहा कि फंडामेंटल राइट को यदि कोई भी एक्ट वायलेट करेगी तो वो वाइड डिक्लेयर हो जाएगा, जैसा कि आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में कहा जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी को अपना बेस बनाया था उसके जजमेंट गोलकनाथ के केसेस में। तो गोलकनाथ केसेस में ये जजमेंट जब निकल के आई कि फंडामेंटल राइट को यदि कोई कॉन्ट्रावेन करेगा तो वो एक्ट या वो लॉ वाइड हो जाएगा। यही मैटर केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट में केशवानंदन भारती केस में आई थी, तो सेम मुद्दा था, इसीलिए 24th अमेंडमेंट एक्ट को भी वहाँ पे चैलेंज किया गया था। वहाँ तक बात कैसे पहुंची अब मैं बताता हूँ कि 24th अमेंडमेंट एक्ट को क्यों चैलेंज करना पड़ा, आखिर उसमें है क्या। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ें तो उसमें क्यों और क्या दोनों चीजें ऊपर में ही दिया होता है, यानी कि रीजन और ऑब्जेक्टिव दोनों दिए गए होते हैं कि आखिर क्यों इसको लाया जा रहा है, आखिर किस वजह से अमेंडमेंट को लाने की जरूरत पड़ रही है, और आखिर इस अमेंडमेंट से क्या बदलना है, आगे क्या बदला जाएगा। इस चीज़ों का हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी लोगों से, इस पूरे देश के नागरिकों से, कि उन चीज़ों को आराम से थोड़ा एक बार पढ़े कि आखिर गवर्नमेंट या फिर जो पार्लियामेंट में जो बदल रहा है, गवर्नमेंट का इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि जो मेजर एक्ट्स है वो गवर्नमेंट ही पार्लियामेंट के अंदर लेके आती है, क्योंकि उन्हें ही प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट को चलाने में, सरकार चलाने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो खुद वो अमेंडमेंट लेके आते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि उस अमेंडमेंट में आखिर सरकार को क्या बदलना है और क्यों बदलना है, इस चीज़ का असेसमेंट हम लोगों को करना चाहिए। इससे हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी, उसके उद्देश्य के बारे में पता चल सकेगा कि आखिर सरकार करना क्या चाह रही है और क्या था और क्या करना चाह रही है। यदि वो सही था तो आखिर ये क्यों करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हम पे रूल करने के लिए ऐसा कर रही है, या फिर कुछ ऐसा चीज़ हो जो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कुछ अमेंडमेंट ला रही हो। तो इन सब चीज़ों का जब आप असेसमेंट करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा गवर्नमेंट की एक्चुअल पॉलिसीज के बारे में। तो इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी अमेंडमेंट आती है जो गैजेट में पब्लिश होता है उसको आप पढ़ें। स्टार्टिंग के 2-3 पैराग्राफ तो जरूर ही पढ़ लीजिए जहाँ पे रीजंस और ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं। तो 24th अमेंडमेंट में रीजन ये हुआ कि गवर्नमेंट को लैंड रिफॉर्म करना था। हालांकि 24th अमेंडमेंट एक अच्छी चीज़ों को लेकर आया था कि एक सोशल जस्टिस जैसे होते हैं ना, समाज में सबको बराबर का हक देना। तो आखिर जो भूमिहीन है उसको भूमि नहीं रहेगा तो वो अपना रोजी रोटी कैसे चलेगा। हमारा देश ऑलरेडी कृषि प्रधान देश है, तो इसको लेकर सरकार एक अच्छी पहल करते हुए 24th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई, और उसमें बदलाव ये किया गया जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केसेस में कह दिया कि आप लैंड रिफॉर्म एक्ट नहीं ला सकते हैं, इस तरीके से आप किसी का प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, तो सरकार को प्रॉब्लम होने लगी कि आखिर भाई जो बड़े लैंड वाले हैं, जो बड़े भूमिहर लोग हैं, उनसे कैसे जमीन हम वापस लेंगे जो दूसरे लोगों को देंगे। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई गवर्नमेंट के सामने। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सरकार 24th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई। अब 24th अमेंडमेंट एक्ट की हम बातें बता रहे हैं। 24th अमेंडमेंट एक्ट में सबसे पहले पार्लियामेंट ने आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 है, जो पहले जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को सिर्फ प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की पावर देती थी। आर्टिकल 368 में सिर्फ प्रोसीजरल पावर था कि किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, ये चीज आर्टिकल 368 में बताई गई थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन 24th अमेंडमेंट जब लाया गया उसमें गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट ने उसको क्या किया, जो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको सब्स्टिट्यूट करते हुए उसमें ऐड किया गया पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। यानी कि इसमें प्रोसीजर के साथ साथ पावर को भी ऐड कर दिया गया और कहा गया कि पार्लियामेंट के पास वो सारी पावर होगी कि वो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को वो अमेंड कर सकती है। ये आर्टिकल 360 में वो पावर पार्लियामेंट खुद को दे दिया 24th अमेंडमेंट में। तो ये तो उन्होंने पहला स्टेप कर लिया, तब तो अब वो आज़ाद था पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी रूल को अल्टर करने के लिए। अब प्रॉब्लम एराइज हुई कहाँ पर, आर्टिकल 13 जो था, आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 फिर से उस आर्टिकल 368 के प्रोविजन को रोक रहा था कि भाई पावर टू अमेंड ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन यदि आपने दे दिया पार्लियामेंट को, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 सब क्लॉज, आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि जो भी एक्ट होगा या जो भी लॉ होगा यदि फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो वो लॉ वाइड हो जाएगा, या कॉन्ट्रावेन करेगा तो वो लॉ वाइड हो जाएगा।
तो अब इस चीज को इस 2368 में अमेंड करके पार्लियामेंट ने तो होल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर ले लिया, लेकिन जो पार्ट 3 था फंडामेंटल राइट का भाग, उसको कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 उसे रोक रहा था। उस चीज को भी वो एक रास्ते की इस कांटे को हटाने के लिए पार्लियामेंट ने आर्टिकल 13 में ही क्लॉज 4 ऐड कर दिया। क्लॉज 4 में कहा गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368। इन्होंने ये बता दिया, पार्लियामेंट ने ये कहा कि जो क्लॉज 4 ऐड करते हुए ये कहा कि 368 के अंदर जो भी चीज 368 आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग यदि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस किया जाएगा तो उसको लेकर ये आर्टिकल 13 का जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं करेगा उसके ऊपर। कहने का मतलब वो आर्टिकल 13 में ही क्लॉज 4 ऐड करके वो भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट में भी अल्टरेशन का अधिकार खुद के अंदर निहित कर लिया। तो अब पार्लियामेंट को पूरी तरीके से पूरे फंडामेंटल राइट से फंडामेंटल राइट सहित पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर पूरी की पूरी पार्लियामेंट के पास चली गई। पार्लियामेंट अब यदि चाहती 24th अमेंडमेंट के बाद तो वो संविधान के पूरे चीजों को बदल सकती थी, चाहे वो जिस तरीके से बदलना चाहती वो बदल सकती थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। यही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए 24th अमेंडमेंट एक्ट को भी केशवानंदन भारती केस में चैलेंज किया गया कि क्या पार्लियामेंट को ये पावर देनी चाहिए कि वो संविधान के किसी भी चीज को बदल सके, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सके। मैं आपको एक बात बता दूं कि आखिर संविधान में इतनी सारी चीजें बदलाव करने की जरूरत किस लिए पड़ी? इसलिए पड़ी आर्टिकल 13 के में क्लॉज 4 जोड़ने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस टाइम राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था और हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 दिया गया था कि आप हमारे फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रावेन में कोई दूसरा लॉ नहीं बना सकते। ये सारी प्रॉब्लम इसी वजह से राइज हुई और उसी चीज को कम करने के लिए, एक हिसाब से नलिफाई करने के लिए कि हम फंडामेंटल राइट को नहीं कॉन्ट्रावेन कर सकते हैं, पार्लियामेंट नहीं कर सकती है फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रावेन करते हुए कोई दूसरा लॉ बना सकती है, और उनको दूसरा उद्देश्य भी कंप्लीट करना था जो हमारा एक सोशल जस्टिस का सिद्धांत था हमारे देश में, उसको लागू करना था कि सोशल जस्टिस सबको हो। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉन्ट्रावेन कर रही थी उस मुद्दे पर भी, तो सरकार को वो लक्ष्य भी पूरा करना था और वहाँ इधर फंडामेंटल राइट को भी बचाना था। तो इसीलिए सरकार को ये इतना सारा अमेंडमेंट लाना पड़ा और इतने सारे अमेंडमेंट के बाद वो जो पंजाब में लैंड रिफॉर्म एक्ट था उसे दोबारा से इन्फोर्समेंट में लाया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तो ओवर रूल कर दिया वो उन्होंने ये अमेंडमेंट ला के 24th अमेंडमेंट ला के कि अब तो हम फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रावेन में भी रूल बना सकते हैं। तो जो पंजाब लैंड रिफॉर्म पहले से बना हुआ था उसको वापस से इन्फोर्स कर दिया गया और उसके बाद वो जो भी उनको गवर्नमेंट को जिस तरीके से उसको लागू करना था उसने अपना करा होगा। यही इशू सेम इशूज आया केशवानंदन भारती केस में और वही केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट के साथ साथ 24th अमेंडमेंट एक्ट को भी चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और ये सुप्रीम कोर्ट से जानने की कोशिश की गई कि क्या पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी चीज को अमेंड कर सके। तो इस सवाल के साथ ही हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इस सवाल का जवाब आने वाले लेक्चर सीरीज में आपको मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट भी करके बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।